स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम योर मेंटर एंड होस्ट संजय कुमार। चलिए, आई वेलकम यू इन जीएस जीए विद संजय सर यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं हम लोग 1 जनवरी के करंट अफेयर। तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात कर रहा है गुरांग कम्युनिटी के बारे में, जिसको मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। जो गुरांग कम्युनिटी है वो नेपाल के क्षेत्र में पाई जाती है, और ये तामू लाशौर, ठीक है, लोशार, ठीक है, तामू लोशार नामक एक फेस्टिवल मनाते हैं, जो कि फेस्टिवल आपका दिसंबर से जनवरी के मंथ में मनाया जाता है, विच इज रिलेटेड टू द न्यू ईयर। ठीक है, ये जो त्यौहार है आपका, जो ये फेस्टिवल जो है आपका न्यू ईयर से रिलेटेड सेलिब्रेशन के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, तामू का जो मतलब होता है, ठीक है, तामू जो है वो रेफरेंस देता है किस चीज का, गोरांग कम्युनिटी के बारे में, विच इज लोकलाइज्ड एंड बेस्ड इन दी नेपाल, जो कि आपको रहवासी के रूप में आपको जो है नेपाल के क्षेत्रों में और कुछ जो हमारे भारत के सटे इलाके हैं यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। और सॉरी, लोसार का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है न्यू। इस प्रकार से ये मैंने डिस्कशन, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है आपके लिए। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। फिर यहाँ पर ये सारी बातें कि भाई तामू लोसार नेपाल का न्यू ईयर का फेस्टिवल है, जिसको सेलिब्रेट किया जाता है बाय द गोरंग कम्युनिटी ऑफ दी नेपाल, जो कि एक रिमार्केबल 15 पॉश ऑफ दिसंबर टू जनवरी आपको देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था। इसमें सेल रोटी एक व्यंजन के रूप में, ट्रेडिशनल फूड के रूप में आपको देखने को मिलती है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। इस चीज़ों पर बात कर चुके थे, और ये आपको डिटेल स्ट्रक्चर में चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। कमेंट करते रहिएगा, रिप्लाई करते रहिएगा, चैनल को शेयर करते रहिएगा, ठीक है। चलिए, इंडिया में बहुत सारे आपके इसी तरीके से न्यू ईयर के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। जस्ट लाइक अप्रैल में हम लोग बैसाखी में आपको देखने को मिलता है, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर जो है ओणम के रूप में, गुड़ी पाड़वा के रूप में, आपने देखा होगा कि हम इंडिया में भी चैत्र में नया साल हिंदू कैलेंडर के अनुसार आता है। उन सारी चीज़ों पर लोग जो है बात करते हैं। आई होप दिस वाज क्लियर। गुड़ी पाड़वा, उगादी, विशु, ठीक है, इस तरीके से आपका बहुत सारे इंडिया के अंदर फेस्टिवल्स आपको देखने को मिलते हैं। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। चलिए, उस रिलेटेड कल मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया था कि इंडियन कैलेंडर को अगर अपन डिवाइड करते हैं, हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, डिवाइड इनटू द एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। एंशिएंट में विक्रम संवत, शाक संवत, गुप्त संवत, हिजरी संवत, ये सारी चीजें आ रही थी। जो करंट कैलेंडर जो हम इंटरनेशनली यूज करते हैं, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर से आया है। और हमारे भारत का जो नेशनल कैलेंडर है वो शक कैलेंडर है। क्या है भाई? शक कैलेंडर। आई होप दिस मच क्लियर। चलिए, अगली बात कर लेते हैं यहाँ पे। हम सब पर ही बताते रहिएगा, कमेंट सही है, आवाज आ रही है आप तक? ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर जो बात कर रहा है, वो बात कर रहा है किस चीज़ के बारे में? नेशनल, जो हमारा 2025 है, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, 2025 को डिक्लेयर किया गया है एज अ नेशनल यहाँ पर ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। आई होप दिस क्लियर। जिसमें इंडियन आर्मी को या इंडियन आर्म फोर्सेस को यहाँ पर जो है मॉडर्नाइज किया जाएगा। दिस इनिशिएटिव इज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर स्ट्रेटेजी टू इंश्योर द मिलिट्री इक्विपमेंट यहाँ पर अल्टीमेटली। बट यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज, वो है थ्रेटर कमांड जनरेट करना, इंटीग्रेटेड थ्रेटर कमांड बनाना। तो रिसेंटली अगर इंडिया में देखोगे तो बहुत सारे रिफॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिनमें से अग्निपथ, सीडीएस अपॉइंट करना, क्लियर। तो करंटली सीडीएस कौन है आपके? वो हैं करंट टाइम में जनरल अनिल चौहान। इसके पहले जो थे वो बिपिन रावत सर थे, जिनका कर्नाटका के पास में जो है नीलगिरी की पहाड़ियों में डेथ हो गया था। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर, ठीक है। ये हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हम बात करें राजनाथ सिंह सर जो हैं, वो यहाँ पर कौन है? राजनाथ सिंह सर यहाँ पर आपके डिफेंस मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो कि हमारे आर्मी के चीफ हैं। उसके अलावा एयर चीफ मार्शल, जो कि हमारे एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स के आपको चीफ देखने को मिलेंगे। एंड एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, जो कि हमारे नेवी के यहाँ पर चीफ देखने को मिलेंगे। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, ठीक है।
उसके अलावा यहाँ पर बात करें डिफेंस एक्विजिशन प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर यहाँ पे चलाया गया, जिसमें पता है आप लोग को, पहले इंडिया सिपरी के अकॉर्डिंग आपको पता है इंडिया फर्स्ट पोजीशन पे है प्रोडक्ट को इम्पोर्ट करने पे। अभी हमारे मिलिट्री प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी हमारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स है, हथियार है, उनको हम क्या आर्म्स एंड एम्यूनिशन को हम क्या करते हैं, दुनिया भर से इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है। करंटली इंडिया जो है एक बहुत बड़े रूप में डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया भी यहाँ पर अब जो है डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में आपको देखने को मिल रहा है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। चीजें क्लियर है आपके सामने, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो करंट सीडीएस कौन है यहाँ पे? अनिल चौहान सर हैं, उसके अलावा राजनाथ सिंह सर और उपेंद्र द्विवेदी सर एंड एपी सिंह, और उसके अलावा दिनेश के त्रिपाठी सर। ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली। जो मेन फोकस रहेगा इस बार का ईयर 2025 ईयर ऑफ रिफॉर्म्स को लेकर। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, यूनाइटेड नेशंस बहुत सारे ईयर डिफाइन करता है, जैसे 2023 को ईयर ऑफ, सही जरा, मिलेट्स बताया गया था। 2024 को कैम्ब्रिज बताया गया था। उस प्रकार से 2025 को क्या डिक्लेयर किया गया है? आई होप दिस इज क्लियर। ये क्वेश्चन है आपका आज का। ये आपको मुझे आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे पहला काम क्या है, यहाँ पे इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाना है। दूसरा काम यहाँ पे जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, जैसे फॉर एग्जांपल एआई है, मशीन लर्निंग है, ठीक है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर, ठीक है। ये सारी बातें आपके सामने दिखाई देंगी। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इंक्रीज करना, ये सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी चीजें हैं, डिस्कशन किया था, बहुत लंबा लेक्चर चला था, ठीक है। उसी का भी आपको एक शॉर्ट रूप दिखाई देगा, रिवीजन रूप दिखाई देगा। क्लियर है? तो ये सारी बातें मैंने करी थी 225। मैं न्यूज़पेपर भी लेके आता हूँ, बहुत सारी बातें यहाँ पर करेंगे। ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म आपको देखने को मिलेंगे 2025। क्लियर है? ठीक है। तो पहले अपन थिएटर कमांड समझ लेते हैं। थिएटर कमांड होता क्या है? इंडिया की यहाँ पे बात करते हैं तो मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, मिलिट्री ऑपरेशंस, एआई, ये मेन फोकस एरिया है। उसमें भी मेन फोकस के एरिया आपका क्या है? इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। एक्चुअली थिएटर कमांड क्या है? इंडिया के अंदर ऑलरेडी 17 कमांड आपको देखने को मिलेंगी, जहाँ पे कमांड का मतलब क्या होता है, जहाँ से एक तरीके से आर्मी ने का एक ज्योग्राफिकल एरिया होता है, जहाँ तक उनका एक तरीके से ज्यूरिडिक्शन होता है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। जहाँ तक उनका एक क्षेत्र होता है, आई होप दिस मस्ट बी क्लियर, जहाँ पर वो अपने एक्शंस को ले सकते हैं। ये पर्टिकुलरली वो आपके कमांड्स कहलाते हैं। इस प्रकार से अगर बात करें, 7 कमांड्स आपके आर्मी में है, 7 कमांड्स आपके इंडियन एयरफोर्स में है, और 3 कमांड आपको जो देखने को मिलेंगे वो आपको इंडियन नेवी में देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर बात चल रही है कि इन कमांड को इंटीग्रेट कर दिया जाए, तो मतलब 1999 में एक्चुअली हम लोग ने लड़ी थी एक लड़ाई, जिसको हम लोग कारगिल वॉर कहते हैं। और उस कारगिल वॉर में हम लोगों को एक चीज समझ में आई कि कोऑर्डिनेशन, ऑपरेबिलिटी, समन्वय, इसकी बहुत कमी हमारी जो है फोर्सेस में देखने को मिली। इसके बाद में बहुत सारे रिकमेंडेशंस हुए, और इसका रिकमेंडेशन 1999 की कारगिल वॉर के बाद में ही आ गया था कि हम एक इंटीग्रेटेड डिफेंस कमांड के अंदर आ जाएं। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो रिसेंटली ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि जो बिपिन रावत सर थे, जो कि हमारे लास्ट सीडीएस थे, या फिर बोल सकते हो कि पहले सीडीएस थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आई होप दिस मस्ट बी क्लियर, उन्होंने इस बात को डिस्कोर्स में लाया है, उन्होंने बात को यहाँ पे चर्चा में लाया, तो तब से ये चर्चा में है। और अब यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, साथ साथ में जितने भी आर्मी पर्सनल यहाँ पर अलग अलग ग्रुप में है, जैसे आर्मी, नेवी और इंडियन एयरफोर्स, तो ये सब इंटीग्रेट होकर अभी यहाँ पर इस पे फोकस कर रहे हैं। समझ में आया यहाँ तक? आगे के बहुत सारे गोल आपको देखने को मिलेंगे इन R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑल, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग क्लास टू लास्ट टाइम कर चुके हैं। इसके अलावा बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड मैंने कल डिस्कशन किया था, यहाँ पे डेप्रिसिएशन, और अभी रिसेंटली इंडिया बात करी जाए तो एक डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में दिख रहा है, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल जो है, जो कि रशिया और इंडिया का एक जॉइंट वेंचर है ब्रह्मोस में। तो इंडिया की रिवर है जिसका नाम है यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा, और रशिया की रिवर है यहाँ पर, कौन सी रिवर है, जरा कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना, ठीक है। आज का क्वेश्चन है, रशिया की कौन सी रिवर है जिनके नाम को ज्वाइंट करके यहाँ पर एक हम लोगों ने हाइपरसोनिक मिसाइल को यहाँ पर बनाया है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर, जिसका नाम है ब्रह्मोस। रिसेंटली इंडिया, फिलीपींस और एशियान की एक और कंट्री के साथ में हमने टाई अप किया है, हम उनको ब्रह्मोस को क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सपोर्ट करेंगे। क्लियर है? जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये सारी बातें, ठीक है। तो यहाँ पे थिएटर कमांड जो प्रपोज किए गए हैं, वो 3 थिएटर कमांड यहाँ पर हैं।
पहला अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ईस्टर्न थिएटर कमांड, जो कि टोटली डेडिकेटेड होगा चाइना के फ्रंटियर पे, जहाँ पर हम चाइना को यहाँ पर एक तरीके से क्या कर सकते हैं, उसके बॉर्डर पर हम लोग उसके चैलेंजेस जो हैं, उसको वहाँ पर फेस करेंगे। उसके अलावा अगर वेस्टर्न फ्रंटियर की बात करते हैं या वेस्टर्न थिएटर की बात करते हैं, विच इज़ लोकेटेड टुवर्ड्स द पाकिस्तान, ठीक है? आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर मैं बात कर दूँ, तो मरीन का यहाँ पे कमांड जो है, वो आपके पूरे ओशन, जो इंडियन ओशन है, तो यहाँ पर एक तरीके से क्या करेगा, सर्व करेगा। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर, जल्दी से बोलिए, ठीक है? लास्ट टू लास्ट क्लास में मैंने इसको बहुत डिटेल में, और जो हमारी क्लासेस चलती हैं वो विद डिटेल आपकी क्लासेस पेड बैच चलता है, और उस बैच को आप जॉइन कर सकते हैं ऑन 7 पीएम, ठीक है? तो इसको जॉइन करने के लिए आपको जो कमेंट है उसमें आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी डिटेल मिल जाएगी। आप उस कमेंट में उस नंबर पे व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं। उसके साथ-साथ में आप जो है जीएसजीए टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ से आप हमारे ग्रुप से, हमारे पेड बैच से जुड़ सकते हैं। चलिए फर्दर अगली बात कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट, तो ये थिएटर कमांड की बात चल रही है। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की जब हम बात कर रहे हैं, तो इसका मकसद क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? ऑपरेशनल एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को लेके आना। कहने का मतलब, जो कोऑर्डिनेशन है तीनों हमारी जो इंडियन आर्मी, नेवी और इंडियन एयरफोर्स, उसके जितने भी रिसोर्सेज हैं, मिलिट्री रिसोर्सेज हैं, उनको एक ही जगह पर यहाँ पर लेके आना, और कोऑर्डिनेशन इतना बेहतरीन तरीके से हो कि यहाँ पर किसी भी तरीके के जो हमारे पास चैलेंजेस आएंगे कल की डेट में, वॉर या फिर यहाँ पर बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, तो उसमें हम क्या कर सकें, उसको फेस कर सकें और बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकें। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट आ रहा है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का, जो कि 1999, जो कि मैंने अभी आपसे डिस्कशन किया है यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि कब से आ रहा है? कारगिल से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कारगिल इन 1999 जो हुआ था हमारा विद इंडिया एंड पाकिस्तान, तो यहाँ पर क्या किया था, एक अटेंशन गेन किया था यहाँ पर सीडीएस, अभी रिसेंटली जो बिपिन रावत सर ने 2020 में, उन्होंने ये बात कही थी कि हमको थिएटर कमांड बननी थी। मैंने आपको बोला कि कमिटी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, तो यहाँ पर कौन सी कमिटी है? साकेतकर कमेटी, ठीक है? जिन्होंने 3 यहाँ पर जो है रिकमेंड किए हैं, नॉर्दर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड और आपका सदर्न कमांड। आई होप दिस विल बी क्लियर। मैंने आपसे पहले भी डिस्कशन कर लिया है कि 17 हमारे पास रिसेंटली कमांड है, जिसमें से 7 कमांड आर्मी के पास में है, 7 कमांड आपका एयरफोर्स के पास में है, और आपका 3 कमांड आपका नेवी के पास में देखिए। आई होप दिस विल बी क्लियर। क्या यहाँ तक परफेक्टली चीज़ें क्लियर है? तो फिर मैं आगे चलूँ। जल्दी से मुझे यहाँ पर डिस्कस डिस्कस करिएगा, बताइएगा। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। चलिए अगली बातों पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर जो थिएटर कमांड के एडवांटेजेस क्या हैं, ऑब्वियस सी बात, ये भी डिस्कस किया था कि कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करेगा, रिसोर्सेज आपस में शेयर होंगे, उसके बाद में एनहांस जो हमारे ऑपरेशन है उसके रेडीनेस पे हम तुरंत तैयार हो जाएंगे, एक यूनिफाइड कमांड होने की वजह से। उसके अलावा बेटर एक्लेमेटाइजेशन होगा, जो ट्रूप्स हैं वो जल्दी से जल्दी अपने आप को जो है एक्लेमेटाइज कर जाएंगे, अपनी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से अपने आप को ढाल सकेंगे, स्ट्रीमलाइन किया जाएगा, जितने भी लॉजिस्टिक्स हैं उन सभी चीज़ों को एक तरीके से ट्रेनिंग पर्पसेस प्रोसेसेस को एक तरीके से क्या है, जो भी ट्रेनिंग होती है, जो भी सिखाई जाती है, उनको क्या है, स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। इवन जो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी ट्रायल जो एयरफोर्स है उनकी जो है एक कंबाइंड एक्सरसाइज होती है, ठीक है? ये इसीलिए कंबाइन करी जाती है ताकि इनके बीच की ऑपरेबिलिटी को और एनहांस किया जा सके, इनके बीच के कोऑर्डिनेशन को, इनके बीच के समन्वय को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके, ताकि रियल टाइम में जब ऐसा वॉर की सिचुएशन या अभी इस तरह से डिफेंस सिचुएशन हमारे पास में आएँगी, तो वहाँ पर हम बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। दूसरी बात अगर यहाँ पर मैं करूँ, तो कॉन्फ्रेंस कंसर्न्स क्या हैं, एक्चुअली चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस सबसे बड़े आपको हायरार्की में दिख, क्योंकि देखो तीनों अलग-अलग तरीके से आपको जो है ग्रोन होते हुए नज़र आते हैं। तीनों अलग-अलग तरीके से यहाँ पर जो है चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो कुछ ग्लोबल चैलेंजेस के साथ में हमको यहाँ पर थिएटर पे बात करनी चाहिए। हाँ, बजट डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, पोटेंशियल रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि नेवी और जो एयरफोर्स है, वो मशीन से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं। लाइक प्लेन पे बात कर ली, हम यहाँ पर बात करें जाए, नेवी में आपको सबमरीन्स देखने को मिलती हैं। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है? तो ये कॉन्टेक्स्ट है आपका। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, वो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आई थिंक 3 है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 है ये।
कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें यहाँ पर हेमंत, यहाँ पे मुंडप्पा जिनको ड्रैग किंग कहा जाता है, जिनको रिसेंटली जिन्होंने यहाँ पर जो है एमएमएससी एफएमएससीआई इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप जीती है, जिसमें उन्होंने 3 यहाँ पर जो है ट्रॉफीज जो है विन करी। 15th नेशनल यहाँ पर उनका जो है क्या देखने को मिलता है। थोड़ा सा चुप क्लियर है यहाँ तक? कौन सा टाइटल है आपका ये? नेशनल टाइटल, 15th नेशनल टाइटल आपको देखने को क्लियर है? तो देखो जो क्वेश्चन में बैकग्राउंड कम होगा, उस क्वेश्चन पे हम कम बैकग्राउंड पे बात करेंगे। क्वेश्चन पे ज्यादा बैकग्राउंड आपको देखने को मिलेगा, उस पे हम लोग ज्यादा बात करेंगे। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो जब भी हम लोग स्पोर्ट्स पे बात करते हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि स्पोर्ट्स में 3-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पहले तो जो भी आपके रिसेंट के स्पोर्ट्स होने वाले हैं, उस पे हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। तो जो भी स्पोर्ट्स इवेंट होने वाले हैं, तो उसमें 3-4 चीज़ें हैं। पहले तो आपको उनका डेट पता होना चाहिए, किस डेट में हुए हैं, ठीक है? दूसरा उसका वेन्यू पता होना चाहिए, कहाँ पर हुआ है। तीसरा बात कर ली जाए तो अगर उसमें जो आउटकम आया है, वो इंडिविजुअल ने जीता है यहाँ पर या यहाँ पर टीम के थ्रू यहाँ पर जो है वो विन किया गया है। आई होप अगर जैसे इंडिविजुअल में यहाँ पर देखोगे तो ऑब्वियसली मैन ऑफ द मैच होता है, मैन ऑफ द सीरीज होता है, ठीक है ना? गोल्ड पदक हो सकता है, सिल्वर पदक हो सकता है, गोल्ड यहाँ पर ब्रॉन्ज पदक हो सकता है, लाइक ओलंपिक अगर या अदर टूर्नामेंट देखते हो, शील्ड होती है, समझ में आया? ठीक है? तो ये बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है वेन्यू, ठीक है? इस पे हम लोग ध्यान दें। तो ये यहाँ पर 3 लेवल पे बात करिए और यहाँ पर इन्होंने क्या जीती? ट्रॉफी जीती। हाँ, इनका एंडोरेंस देखने वाला था कि इस जस्ट रेस के पहले इनका जो ये राइट थंब था, दैट वाज़ ब्रोकन। तो रेजिस्टेंस जो इनका एक तरीके से था अपने आप को लेकर, ठीक है? मेडिकल कंडीशन थी, फ्रैक्चर था राइट थंब, क्रैश के रिसेंट क्रैश हुआ था। तो किस तरीके से उन्होंने अपनी इंजरी को मैनेज किया और अपने रेजिलियंस दिखाया अपने स्किल पे और साथ-साथ में यहाँ पर एक मोटिवेशन भी दिया। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। ये चीज़ें क्लियर हो गई। नेक्स्ट यहाँ पर बात करी जाए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर बात कर रहा है किसके बारे में? हरियाणा स्टीलर्स के बारे में। रिसेंटली 29th ऑफ दिसंबर 2024 में ये मैच हुआ है, जहाँ पर अपना पहला फर्स्ट एवर प्रो कबड्डी टाइटल यहाँ पर हरियाणा स्टीलर ने जीता है, जो कि पटना पायरेट्स को हराया है 32-23 स्कोर के साथ में। आई होप दिस इज क्लियर। ये जो हुआ है वो पुणे के श्री शिव छत्रपति यहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ है, ठीक है? पहला टाइटल यहाँ पर हरियाणा जीता। तो देखिए ये सारे जो इवेंट्स होने वाले हैं, इसी को मैंने एक साथ में यहाँ पे रखा हुआ है। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो रिसेंटली बहुत सारे इवेंट आपको देखने को मिलेंगे स्पोर्ट्स रिलेटेड, जैसे कि खो-खो वर्ल्ड कप होने वाला है, दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है 13 जनवरी से लेकर, आपको देखने को मिलेगा कब? यहाँ पे 19 जनवरी के मध्य देखने को मिलेगा। इंडियन ओपन जो कि बैडमिंटन गेम है आपका, न्यू दिल्ली में होने वाला है 14 से 19 जनवरी के मध्य। उसके अलावा मुंबई मैराथन और अ, खेलो इंडिया विंटर्स गेम जो कि आपके लद्दाख और जम्मू में होने वाले हैं, मल्टीपल प्लेसेस में होने वाले हैं, जहाँ पर स्कीइंग और विंटर स्पोर्ट्स को यहाँ पर जो है तवज्जो दी गई है और उसको यहाँ पर एक तरीके से एनकरेजमेंट किया जा रहा है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर, जो कि 23 जनवरी से लेकर 25 फरवरी के मध्य यहाँ पर जो है कंप्लीट होगा। इंग्लैंड का टूर होने वाला है इंडिया। रिसेंटली अगर हम लोग यहाँ पर बात करें क्रिकेट में, देखिए 22 जनवरी से लेकर अभी आपका 12 फरवरी के बीच में होने वाला है। फिर नेशनल गेम्स जो कि मल्टीपल एरिया में होंगे, उत्तराखंड में इस बार होंगे। आई होप दिस इज क्लियर। तो आपको ये बताना है कि ये नेशनल गेम्स किस नंबर का होने वाला है। आई होप दिस इज क्लियर। जनवरी 28 से लेके आपका फरवरी 24 के बीच जो भी क्वेश्चन दिए हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हो। देखिए जो भी मैं क्वेश्चन देता हूँ क्या होता है, बहुत सारी चीजें लेके आना होती हैं, जिसमें से होता क्या है, मान लीजिए क्वेश्चन में 5 पॉइंट है, तो उसमें से क्या करता हूँ मैं 5 से 4 पॉइंट बता देता हूँ आप लोगों को और कोशिश करता हूँ कि आप मुझे रिवर्ट में 1 पॉइंट बताओ। अब इससे क्या होगा, हम आपस में मिलकर करंट अफेयर की बहुत सारी जानकारियों को आसानी से यहाँ पर समझते हुए आगे बढ़ते हैं। आई होप दैट्स क्लियर। ठीक है। हम्म। तो खेलो इंडिया विंटर्स गेम का मस्कट क्या होने वाला है और आपका नेशनल गेम का मस्कट क्या होने वाला है, किस नंबर का है, ये आपको जो है पता करके बताना है। तो रिसेंटली अभी 2-1 से हम लोग बीजेटी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है चल रही है आपकी, ठीक है? उसमें हम लोग अभी एक तरीके से पीछे चल रहे हैं।
ठीक है, एमसीजी में आज सेकंड डे हुआ है। देखिए आगे किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो आपको देखो दोनों तरीके से चीज़ें मिलेंगी। आपको यहाँ पर पूरा लैंग्वेज के फॉर्म में और उसके अलावा अगर आप यहाँ पर बात कर लीजिए, तो इस जगह पर आपको एक तरीके से शॉर्ट की पॉइंट के रूप में भी आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। इस तरीके से और जो की पॉइंट्स हैं, ये आपको लास्ट टाइम जब आपका मेंस होने वाला है, उसमें आपको रिवीजन में जाना है लाइक बैंकिंग के एग्ज़ामिनेशन या एसएससी में जब आप जाते हो, तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको काम देगा की पॉइंट पढ़ने में। तो ये जो करंट अफेयर की क्लासेस हैं, ये इस तरीके से आपको होती हैं। इवन करंट अफेयर के अलावा जो हमारे बैचेज़ हैं, वो एसएससी के लिए खासकर जीएस बहुत सारे सब्जेक्ट हैं आपके जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी से रिलेटेड बात कर ली जाए, यहाँ पर आपको बताए जाते हैं। इसके भी पेड बैच चल रहे हैं। इसके अलावा बात करी जाए बैंकिंग, तो बैंकिंग को लेकर जनरल अवेयरनेस के अंदर आपके 2 पॉइंट आ जाता है आपका करंट अफेयर और एक आता है बैंकिंग ठीक है? तो बैंकिंग अवेयरनेस के भी आपके जो है बैचेस चल रहे हैं, तो उसमें आप जल्दी से जल्दी एनरोल हो सकते हैं। चलिए आगे बात कर लें हम लोग करंट अफेयर की। नेक्स्ट करंट अफेयर की यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 व्हिच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन नाम का नया स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। कोई भी स्कीम जब हम स्टार्ट करते हैं, बात ध्यान रखिएगा, कोई भी जब हम पढ़ते हैं, सबसे पहले उसका जो भी लॉन्च डेट है, अगर 2020 के पहले है, 2021 के पहले है, तो उसका डेट ना याद करके आप याद करेंगे ईयर। आई होप दिस इज क्लियर क्योंकि बहुत पुराना है, लॉजिकल है। दूसरी चीज़, उस स्कीम में आप सेकंड चीज़ याद कर क्या पढ़ोगे उसके बारे में, कि ऑब्वियस सी बात है सर स्कीम का नाम क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए, ठीक है? स्कीम का नेचर किस तरीके का है। 2 तरह की स्कीम्स होती हैं आपकी, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है और एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं। समझ में आया? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो स्कीम होती है जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के शेयर्स होते हैं। क्या होते हैं भाई? शेयर्स होते हैं। अभी शेयर्स कैसे होते हैं? वो 50-50% हो सकते मतलब 50% सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, केंद्र सरकार लगाएगी, 50% राज्य सरकार लगाएगी। इम्प्लीमेंटेशन राज्य सरकार करती है। क्लियर है? इसके अलावा 60-40 या 70-30 इस तरीके से भी आपका जो है नेचर देखने को मिल सकता है। इवन 90-30 भी आपको यहाँ पर जो है रेशियो देखने को मिल जल्दी से बताइए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? फिर आगे चलूँ। उसके अलावा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो होती है, सॉरी सेंट्रली सेक्टर स्कीम जो होती है, जो टोटली फंडेड और इम्प्लीमेंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, उस स्कीम का एम क्या है? किस हमारी सोसाइटी के किस वर्ग को वो कैटर कर रही है, वो फीमेल को कैटर कर रही है, वो स्टूडेंट को कैटर कर रही है, वो आपका यहाँ पर ओल्ड एज को कैटर कर रही है, वो बच्चियों को कैटर कर रही है, समझ में आ रहा है? ठीक है? ये सारी चीज़ें, ठीक है? ये स्कीम किसको कैटर कर रही है, ये आपको एम पता होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर होती है, कितना अलॉटमेंट उसमें किया गया है, आपने कितना एलोकेट किया है, कितना अमाउंट उसके लिए एलोकेट किया है, ठीक है? और अगर वो स्कीम ऑब्वियस सी बात है 1 साल, 1.5 साल पुरानी स्कीम है, तो अभी करंट टाइम में उसमें क्या रीसेंट स्टेटस या रीसेंट डेवलपमेंट आपको देखने को मिलते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर। ये 5 चीज़ें, बस 5 चीज़ें, पहला लॉन्च, दूसरा स्कीम किस नेचर की है, दूसरा उसका एम क्या है, फिर एलोकेशन कितना है, उसके अलावा यहाँ पर आपका रीसेंट डेवलपमेंट क्या है, ठीक है? एम के साथ-साथ जब मेन पढ़ोगे तो ऑब्वियस सी बात है रिलेटेड मिनिस्ट्रीज़ भी पढ़ लोगे आप लोग, ठीक है ना? तो ये 5 चीज़ें आपको आपको पता करनी ज़रूरी है। किसी स्कीम को जब आप यहाँ पर नई स्कीम आती है, पुरानी स्कीम आती है, उसको जब आप रीड करते हो, तो ये मेन फ़ोकस आपका होना चाहिए। तो रिसेंटली यहाँ पर वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन नामक स्कीम को लॉन्च किया रिसेंटली 1st ऑफ जनवरी 2025 में, व्हिच इज़ लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें क्या किया गया है कि एक डिजिटल नॉलेज रिसोर्स बनाया जा रहा है, जहाँ पर जितने भी रिसर्च पेपर है, एकेडमिक कंटेंट है, उसको एक सब्सक्रिप्शन से क्या किया जा सके, एक्सेस किया जा सके। आई होप दिस वाज़ क्लियर। जिससे आर-एन-डी होने में आगे आने वाले समय में आपको आर-एन-डी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपको ज़्यादा हेल्प देखने को मिलेगी। क्लियर है? ठीक है? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? किसने हेल्प किया इसको बनाने में? वो है आपका इन्फॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, जिसको हम लोग इन्फिलेब नेट बोलते हैं। इन्फिलेब नेट बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है? फिर मैंने कल बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। मैंने कहा था यहाँ पे कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो कि आपका हायर एजुकेशन जिसमें आप पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन की बात करते हो, वो 1956 में बनाया गया था और दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड है।
क्लियर? उसके बाद मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की बात करी थी, एनआईओएस, जो कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो 10th और 12th में जब हैं, तो एक्चुअली वो पास नहीं कर पाते, उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं, तो वो साल बचाने के लिए काफ़ी हद तक वो इस तरीके से ओपन स्कूलिंग से भी वो पढ़ सकते हैं। 1989 में इसको इस तरीके से बनाया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था और नोएडा में हेडक्वार्टर्ड है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। एंड इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क जो है आपका 1991 में बनाया गया था और इसके साथ अगर मैं बात करूं तो गांधीनगर में स्थित है, आपका हेडक्वार्टर है। उसके अलावा बात कर लिया जाए यहाँ पर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, वो यहाँ पर 1945 में बनाया गया है और आपका दिल्ली में सिचुएटेड है। ये क्लियर है? आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो ये हमको पता होना चाहिए कौन सी किस तरीके से कभी लॉन्च किया गया है। यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, टॉप अगर बात करोगे आप लोग तो 13,000 से ज्यादा इंटरनेशनल ई जर्नल्स को आप एक्सेस कर सकते हो, जो कि 30 टॉप पब्लिशर्स से दिया गया है। आर&डी में टियर 2 टियर 3 सिटीज में हेल्प करेगा आपको ये। नेक्स्ट यहाँ पर बात करी जाए तो सीमलेसली एक्सेस किया जाएगा इफ लिबनेट को। क्लियर है? यहाँ पर ये नवंबर में कैबिनेट के द्वारा डिसाइड कर लिया गया था और 1 जनवरी को लागू किया गया। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट चीज़ों को समझते हैं, नेक्स्ट चीज़ों को पढ़ते हैं। हाँ, आपको ये क्वेश्चन एक बताना है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर स्कीम कौन-कौन सी है। आपको ये नहीं बताना है, ध्यान रखिए यहाँ पे कि कौन-कौन सी स्कीम के बारे में डिटेल नहीं बतानी है, बस आपको ये बताना है कौन-कौन सी स्कीम है। जैसे कि एमजी नरेगा की बात कर ली जाए, नमामि गंगे की बात कर ली जाए, वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। यहाँ पर सेंटर का भी पैसा लगता है और आपका राज्य सरकारों का भी पैसा लगता है। क्लियर है? ठीक है, 10 स्कीम आपको यहाँ पर जो है कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है और जो भी यहाँ पर पेड बैच में पढ़ रहे होंगे वो रिप्लाई करेंगे इसमें, यहाँ पर। ठीक है, कॉपी में लिख के जो है उसको सेंड करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बात कर लेते हैं। इससे रिलेटेड अलग बात करूँ मैं थोड़ा सा। तो ये रह गया था, ये कुछ बच्चों का रह गया था कल। ठीक है, उसको कवर करते हुए आगे चलते हैं। यहाँ पर अभी अपन वन नेशन वन टैक्स, वन से रिलेटेड सारी बातें अभी अपन करेंगे, जैसे वन नेशन वन टैक्स। ठीक है, जीएसटी लाया गया, जीएसटी लाया गया है, जो आपको पता है 2017 में लाया गया था। ठीक है, बस यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो जीएसटी के अलग अलग स्लैब्स हैं, 0 से 5 और फिर 12 और फिर 18 और 28 आपको देखने को मिलता है। रिसेंटली यहाँ पर जो है वन नेशन वन राशन कार्ड भी लॉन्च किया गया। उसमें अगर मैं बात करता हूँ अलग से, आपको पता है कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अलग अलग लेवल पे चलता है। मेरा राशन इसकी जो है आपको एप्लीकेशन देखने को मिलेगी, बीपीएल कार्ड के धारकों को यहाँ पे दिया जाता है। बीपीएल कार्ड की बात कर लूँ मैं यहाँ पर, तो उसके रिलेटेड मैंने बात किया था एनएफएससी, नेशनल यहाँ पर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो कि 2013 में लाया गया था, जिसके तहत अफोर्डेबल प्राइस में यहाँ पर जो है प्रोवाइड किया जाता है आपको क्या अ, अनाज आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। व्हीट है, राइस है, कोर्स ग्रेन्स हैं, ठीक है, ये सब। और कोविड-19 में आपने जब देखा था कि जब कोविड इंडिया में पसार रहा था अपने पैर, उस समय सरकार ने कोविड-19, उस समय सरकार ने यहाँ पर जो है एक स्कीम 2020 में चलाई थी, जिसका नाम था यहाँ पर अल्टीमेटली अगर बात करोगे तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके तहत अभी की डेट में हम 80 से 82 करोड़ लोगों को यहाँ पर एक मुफ्त राशन प्रोवाइड करा रहे हैं। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। कमेंट बॉक्स में फटाफट रिप्लाई। ठीक है, वेरी गुड। उसके अलावा अगर बात करें, वन नेशन वन फर्टिलाइजर है और रिसेंटली यहाँ पर आपको पता होगा कि लिक्विड, ठीक है, डैप को भी यूज किया गया है। तो ये क्या है, मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा। ठीक है, लिक्विड फर्टिलाइजर, जिसमें आपको अब यूरिया के बड़े-बड़े जो है पाउडर बड़े-बड़े केजी में लेने की जरूरत नहीं है। लिक्विड आपको जो है लेना पड़ेगा 500 ग्राम का, और इससे आप जो है बहुत अच्छे तरीके से एक्चुअली इसको फिक्की के द्वारा, ठीक है, फार्मर इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको बनाया गया है। क्लियर है? बट इसका नाम क्या है आपको बताना है मुझे। रिसेंटली लास्ट ईयर इसको जो है अमित शाह सर ने जो है इसको
लॉन्च किया। वन नेशन वन इलेक्शन रिसेंटली कॉन्सेप्ट आया है, जो कि अगर मैं बात करूँ तो इसके पहले इंदिरा गांधी के टाइम के पहले भी यहाँ पर पहले वन नेशन वन इलेक्शन जो होता था। रिसेंटली यहाँ पर रामनाथ कोविंद सर की अध्यक्षता में एक ग्रुप बनाया गया, ठीक है? तो नेक्स्ट यहाँ पर अगर देखोगे आप, बिल इंट्रोड्यूस किया गया है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है? डायरेक्टर अगर मैं यहाँ पर बात कर लूँ, तो आपको क्या देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ठीक है? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन लेटेस्टली लॉन्च किया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। क्लियर है? अभी ये बिल इंट्रोड्यूस किया जा चुका है, लेकिन अभी ये कहाँ पर है भैया? ये बिल अभी जो है स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया है इस बार विंटर सेशन में, ठीक है? तो मेरा क्वेश्चन, अभी मैं रिसेंटली आपको विंटर सेशंस के बारे में पढ़ा के आ रहा हूँ। तो रिसेंटली जो है विंटर सेशन में कौन-कौन से 5 इम्पोर्टेंट बिल लॉन्च किए गए थे या पास हो चुके? समझ में आया या नहीं आया? मैं रिसेंटली ये सारे क्वेश्चंस पढ़ा चुका हूँ, आप इसको देख सकते हैं। ला जितने भी हमारे जीएस जीए संजय सर का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर जो भी आपको रिवीजन वीडियोज़ हैं, वहाँ पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाके इसको इत्मीनान से पढ़ लीजिए, रिवाइज़ कर लीजिए जितनी बार हो सके। क्वेश्चन डेफिनिटली आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है? और पीडीएफ भी यहाँ से आप ले सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर एक है वन नेशन वन ग्रिड। वन वर्ल्ड वन नेशन वन ग्रिड नामक भी एक स्कीम लॉन्च की गई थी एक्चुअली सोलर एनर्जी के लेकर को लेकर, और आईएसए के द्वारा यहाँ पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसके अलावा बात कर लूँ मैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लॉन्च किया गया था, और वन पंचायत वन स्कूल। याद है क्या? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है? इसके अलावा आपने ध्यान दिया होगा रेलवे के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा अगर आप ध्यान दोगे, ठीक है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा वन स्टेशन वन प्रोडक्ट यहाँ पर भी लॉन्च किया, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ों पे अपन ने यहाँ पर जो है रिवीजन करने का ट्राई किया है। चलिए, ये क्वेश्चंस मैं डिस्कशन में ला चुका हूँ, डिस्कोर्स में ला चुका हूँ। अभी रिसेंटली यहाँ पर इसके लिए 6,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं, और डिजिटल प्लेटफॉर्म को इसको यूज़ किया जाएगा, यूनिफाइड किए जाएंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म। और अभी की डेट में अगर बात करोगे तो इस दिस स्कीम के तहत आपको सेंट्रल जो फंड करेगी वो यहाँ पर ईयर 1 साल अप्रॉक्सिमेटली 150 करोड़ रुपए यहाँ पर सेलेक्टेड हाई क्वालिटी एक्सेस जर्नल के। आने वाले समय में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है इंडिविजुअल्स के द्वारा, इवन रिसर्चर्स के द्वारा और इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर, ठीक है? और इससे रिसर्च आर-एन-डी में आपको बहुत ज़्यादा बढ़त मिलेगी, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे यहाँ पर बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। रिसेंटली जो भारत के डिफरेंट डिफरेंट राज्यों के सीएम, अगर मैं बात कर लूँ भारत में कितने राज्य हैं, तो ऑब्वियस सी बात है सर 28 आपके टोटल अभी की डेट में आपको राज्य देखने को मिलेंगे। और यूनियन टेरिटरीज की अगर मैं बात कर लूँ, तो 8 यूनियन टेरिटरीज आपको देखने क्लियर है? तो यहाँ मैं चाय बना के आपको दिखा देता हूँ। ये दिल्ली है, दैट आफ्टर आप चंडीगढ़ जा सकते हैं, फिर यहाँ से आएँगे दमन एंड दीव है, दादर नगर हवेली अभी एक हो चुका है, ठीक है? उसके अलावा बात कर ली जाए तो यहाँ पर है आपका लक्षद्वीप, इस जगह पे चले जाओगे तो यहाँ पर अंडमान निकोबार दिखाई देगा, क्लियर है? ठीक है? उसके अलावा फिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा क्या? पुडुचेरी, क्लियर? तो 1 दिल्ली यूनियन टेरिटरी, सेकंड चंडीगढ़, 3 एंड 4 पहले थे बट इसको 3 दादर नगर हवेली अंडमान एंड दीव, 4th लक्षद्वीप, 5th आपका जो हो जाता है वो हो जाता है अंडमान निकोबार। सॉरी, चलिए, फिर यहाँ पर जो है 6 जो है आपका हो जाता है क्या? पुडुचेरी। नेक्स्ट अगर यहाँ पर रिसेंटली बात करी जाए, 2019 जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेटस था, स्पेशल स्टेटस था, उसको हटा दिया गया, और उसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर को यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया। क्योंकि अगर मैं बात करूँ आपका, एक हो जाता है यहाँ पर लद्दाख, और एक हो जाता है यहाँ पर आपका, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। एक्चुअली ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो कि पाकिस्तान ने जो है एक तरीके से इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है, और ये अक्साई चीन है, जो चाइना ने भी इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है। ये जो लाइन होती है इसको हम लोग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोल देते हैं, LAC बोल देते हैं, और ये जो लाइन होती है इसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है?
अभी आपको पूरा का पूरा आपको यूटी समझ में आ गए? बोलिए हाँ या ना? हुँ? टोटल स्टेट समझ में आ गए? तो ये भी चीज़ें होती हैं भैया, ठीक है? एसएससी से रिलेटेड और यूपीएससी से रिलेटेड ज़्यादा ज्योग्राफिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। रिसेंटली जो इंडिया के सीएम हैं यहाँ पर बात करी जाए, चंद्रबाबू नायडू, एक लिस्ट निकली है, फाइनेंशियल डिक्लेरेशन निकला है। एक्चुअली एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, ठीक है? उसने आरटीआई से इसको जो है निकलवाया है, ठीक है? डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एग्ज़ैक्टली मुझे अभी ध्यान नहीं है, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म करके एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, उसने आरटीआई से इसको निकलवाया है। जहाँ पर ये बात सामने आई कि चंद्रबाबू नायडू जो कि रिसेंटली आंध्र प्रदेश के सीएम हैं, उनकी जो वेल्थ है वो सबसे ज़्यादा है और वो वेल्दीएस्ट सीएम है अपनी नेट वर्थ के अनुसार, जिनके पास में 931 करोड़ रुपए का टोटल वेल्थ है और सबसे अभी के देश में अगर मैं बात कर लूँ, लीस्ट वेल्दी जो है वो 15 लाख रुपए के साथ में आपका ममता बनर्जी आपको देखने को मिलेंगी, जो कि वेस्ट बंगाल की आपको सीएम है। क्लियर है? पहली चीज़। इनकम डिस्पैरिटी में अगर बात कर लें, पर कैपिटा इनकम की बात कर लें, तो रिसेंटली अगर बात करी जाए तो 13.36 लाख जो है ऑन एन एवरेज सीएम्स की यहाँ पर जो है पर कैपिटा देखने को मिल रही है। क्लियर है? जो कि 7.3 टाइम्स ज़्यादा है किससे? नॉर्मल जनता से। समझ में आया क्वेश्चन? बोलो हाँ या ना? आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया है। अगली यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें अनाउंस हो रही होंगी सर। हाँ, वेल्थ कैसे? सर इतना वेल्थ कैसे? हाँ, ये भी सोचने वाली बात है, बट जनरेशनल वेल्थ यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है? जनरेशनल वेल्थ है, ठीक है? तो यहाँ पर 931 वेल्थ आपको देखने को मिलेगी। ममता बनर्जी, जिनके पास में अगर आप देखोगे तो कितना भाई? 15 लाख, ठीक है? एवरेज एसेट की बात कर ली जाए तो 52.59 करोड़ एवरेज है भाई साहब, समझ रहे हैं आप? सेल्फ इनकम जो है 13.64 लाख। टोटल सारे एसेट मिला लो, तो वो अप्रॉक्सिमेटली कितने हो जाएँगे? 1630 करोड़ रुपए के आस-पास। तो सबसे ज़्यादा लायबिलिटी, कहने का मतलब डेट, समझ में आ रहा है? सबसे ज़्यादा डेट जो है, वो पेमा खांडू जो है, असम के सीएम हैं, सॉरी पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के सीएम हैं, उनके ऊपर 180 करोड़ का कर्जा है। क्लियर है? तो ये इस तरीके से, ठीक है? डेमोक्रेटिक रिफॉर्म करके एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है? एनजीओ है, उसने यहाँ पर आरटीआई के द्वारा यहाँ पर बताया है। आरटीआई इवन दो उनके पास में क्या होता है कि क्योंकि जब भी इलेक्शन लड़ने जाते हैं आपके कैंडिडेट, एमएलए हो या एमपी हो, वो एक डिक्लेरेशन करते हैं अपने वेल्थ का, इवन उनके ऊपर कितने क्रिमिनल चार्जेस हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हम्म, वहां से ये डेटा जो है कंपाइल करके आपके सामने लाया जाता है, ठीक है? बहुत रिमार्केबल वर्क करते हैं ये, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है? एडीआर, उस एजेंसी का नाम क्या है भाई? यहाँ पे बात करोगे एनजीओ का, एडीआर, ठीक है? ये आपके सामने आपको चीजें देखने को मिल रही है। तो रिसेंटली सारा आपको चंद्रबाबू नायडू सर के बारे में, पेमा खांडू सर के बारे में, इसके अलावा सिद्धरामैया, ठीक है? नेफ्यू रियो, मोहन यादव सर, ममता बनर्जी, ठीक है? इसके अलावा बात करें जाए उमर अब्दुल्ला, पिनरई विजयन, आतिशी, रिसेंटली जो दिल्ली के सीएम बनाए गए हैं आफ्टर द केजरीवाल, ठीक है? अरविंद केजरीवाल सर। नेक्स्ट यहाँ पर भजन लाल शर्मा, ठीक है? सारे नाम आपके सामने जो इंपॉर्टेंट है, वो आपके सारे नाम सामने यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्लियर है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा। तो आपको दोनों तरह का डेटा मिलेगा। आपको यहाँ पर डेटा देख रहे हो, लास्ट टाइम में रिवीजन करने के लिए डेटा आपके पास में यहाँ पर दिख जाएगा। इन्फोग्राफिक्स भी आपको देखने को मिलेंगे, वेरियस इन न्यूज़पेपर में आए हुए, वेरियस साइट से जो भी इन्फोग्राफिक्स आपको देखने को मिलेंगे, वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ में ये सारे के सारे आप देख रहे होगे बैकग्राउंड में यहाँ पर जो है आपको सीएम के पेज भी आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। क्लियर है? एवरेज सारा का सारा पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को रिलेटेड आपको यहाँ पर मिलेगा। क्लियर है? बोलिए ये और नो। समझ में आ रही होंगी? आई होप सो। टोटल एसेट्स सीएम ले जो टोटल एसेट्स है ये सारे आपको डेटा यहाँ पर देखने को मिलेगा। वेरियस न्यूज़पेपर से ये चीज़ें मैं निकालता हूँ जो आपके सामने। नंबर 7, ये क्वेश्चन वैसे तो 6 दिसंबर से ही काफ़ी आस-पास चल रहा है, लेकिन 1st ऑफ जनवरी को लागू हुआ, इसलिए रिवीजन करना ज़रूरी था। क्यों 6 दिसंबर? क्योंकि 6 दिसंबर
के बाद यहाँ पर आप देखोगे, तो यहाँ पर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी आई थी। क्लियर है? ठीक है? जिसमें बहुत सारे डिसीज़न लिए गए थे, जिसमें आपको पता होगा कि जो आपका सीआरआर था, कैश रिज़र्व रेशियो था, वो 4.5 से घटाकर 4% कर दिया गया था। इसके अलावा मोल एआई करके लॉन्च किया गया था, जो कि आपका एक तरीके से जो फ्रॉडुलेंट कॉल होता है, उसको यहाँ पर क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। क्लियर है? उसके अलावा यहाँ पर कोलैटरल फ्री एग्रीकल्चरल लोन को 1.6 लाख से बढ़ाकर 1.6 लाख से बढ़ाकर मतलब 1 लाख 60,000 से बढ़ाकर आपका 2 लाख रुपए कर दिया गया। इसका मतलब अब यहाँ पर किसानों को 2 लाख तक का लोन जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से बिना किसी को कोई भी ज़मीन को या किसी भी यहाँ पर जो है एसेट को गिरवी रखे लिया जा सकता है। क्लियर है? बोलो हाँ या ना? ठीक है? क्वेश्चन ये नहीं बना है। ये क्वेश्चन इसके पहले मैं 2 या सॉरी 1 बार पढ़ा चुका हूँ। आई होप दिस वाज़ क्लियर इसलिए क्वेश्चन वो नहीं बनाया। क्वेश्चन थोड़ा अलग-सा यहाँ पर मैंने ट्राई किया है बनाने का। देखो अभी तो एक रिवीजन हो गया हम लोग यस और नो? कि 1 जनवरी को इफेक्टिवली लागू किया है। किसके लिए किया है यहाँ पर? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए। ये भी मैं पहले डिस्कशन कर चुका हूँ, कि जो हमारे यहाँ पे अगर बात करी जाए 1 हेक्टेयर से भी कम लैंड होता है पास में, वो हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स कहलाते हैं। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स सीमांत किसान यहाँ पर कहलाते हैं। के पास में 1 हेक्टेयर से भी कम का यहाँ पर लैंड होता है। क्लियर है? जिनके पास में 1 से 2 हेक्टेयर तक का लैंड होता है, उनको हम लोग मिडल फार्मर ठीक है? और जिनके पास में 3 हेक्टेयर से ज़्यादा का लैंड होता है, उसको हम लोग यहाँ पर जो है लार्ज फार्मर्स की संज्ञा देते हैं। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? बोलिए यस और नो? इंडिया में 85% से ज़्यादा 85-86% जो किसान हैं, वो स्मॉल एंड मार्जिनल और अगर मैं बात कर लूँ एक बहुत बड़ी संख्या वो भी है, जो आपके लैंड लेस फार्मर हैं, मतलब जिनके पास खुद का कोई लैंड नहीं है, खुद का कोई एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी या लैंड नहीं, वो किसी और के एग्रीकल्चरल लैंड पे अपनी मेहनत, अपने श्रम से वहाँ पर जो है खेती करते हैं। समझ में आया? जिनको एग्रीकल्चरल लेबर्स भी कहा ठीक है? किसान को सॉरी गवर्नमेंट को उनके लिए भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए, उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ यहाँ पर लेकर आनी चाहिए। आई होप दिस वाज़ क्लियर? तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि प्राइमरी एम किया गया, उसके अलावा अगर बात करी जाए स्मॉल एंड फाइबर फार्मर्स के लिए, तो द स्कीम इंक्लूडेड द प्रीवियस सेंट्रल फंडिंग जो पहला फंडिंग थी इसके लिए, सेंट्रल ने 150 करोड़ रुपए अभी इसको जो है बढ़ा दिया गया। क्लियर है? चलिए अगली बात कर लेते हैं यहाँ पे। कोलैटरल एग्रीकल्चरल लोन हो गया, 1 जनवरी से लागू हो गया है। नए लोन की लिमिट 1 लाख 60,000 से बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई। मैंने क्या बोला था 85 टू 86% इंडिया के अंदर स्मॉल मार्जिनल फार्मर है। अब मॉडिफाई होगा, ठीक है? तो यहाँ पर फंडिंग भी बढ़ा रहा है। क्लियर है? बोलो हाँ या ना? ठीक है? लास्ट टू लास्ट टाइम मैंने जो आपसे डिस्कशन किया था, वो इस लेवल पे था कि 1 तारीख को इसको लागू होगा, ठीक है? 1 तारीख को इसको लागू किया जाएगा, यहाँ पे साफ-साफ लिखा था। एनहांस कर सकते हैं फाइनेंशियल नीड्स को यहाँ पर जो एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा एनहांस द परचेज़ ऑफ द क्वालिटी सीड्स इससे क्या होगा उनको उनका जो क्वालिटी सीड्स है वो आप परचेज़ करेंगे तो जो क्वालिटी सीड्स उगाया जाएगा या उनके द्वारा नई टेक्नोलॉजी सीखी जाएगी, नए तरह की फार्मिंग की जो स्किल्स हैं वो लिए जाएँगे, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर हमारे भारत में नए तरीके के हम लोग जो है एग्रीकल्चरल मॉडिफिकेशन या रिफॉर्म्स की तरफ आगे बढ़े। अभी की डेट में आप देखते हैं पंजाब, हरियाणा राज्य जो है पर एक एमएसपी का एक बड़ा फ़ायदा अगर बात की जाए, वहाँ पे मिलता है और उत्तर प्रदेश या अदर किसानों को वहाँ पर देखने को कम मिलता है। उसका रीज़न है क्योंकि जब ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया, तो वहाँ पर आपको जो है रिवर्स जो है देखी गई थी, इंदिरा कैनाल और अदर तरीके से जो आपकी यमुना आती है, वहाँ से जो है रिवर्स के थ्रू पंजाब, हरियाणा के रीजन में काफ़ी हद तक एक इरिगेशन के लिए सेट पैटर्न मिला, अच्छी उनको एलुवियल सॉइल मिली वहाँ पे और एक रिवर भी और जहाँ इरिगेशन के लिए बेटर मिली, जिसकी वजह से साल दर साल वहाँ पर राइस की और गेहूँ की खेती हुई, जो कि वहाँ के एग्रीकल्चरल नेचर के खिलाफ है, अलग है। क्योंकि ये जो राइस की बात कर लूँ मैं, ये आपका बहुत ज़्यादा पानी वाटर को कंज्यूम करने वाला एक क्रॉप है। क्लियर है?
जिसकी वजह से हर साल वहाँ पे क्या होता है, जो वाटर लेवल है वो धीरे-धीरे नीचे, तो अभी यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, बहुत सारी स्कीम या बहुत सारे यहाँ पर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं ताकि वो मिलेट्स पर या ऐसी क्रॉप्स पे शिफ्ट हों जहाँ पर वाटर कम यूटिलाइज, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? या वाटर वेस्ट कम हो। क्लियर हुआ यहाँ तक? पंजाब और हरियाणा के रीजन में और अदर। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला, कौन-कौन से इसको इंस्टॉलेशन किया है? नाबार्ड के द्वारा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट 1982 में इसको बनाया गया था, ठीक है? तो इस अगर बात करोगे यहाँ पर तो मुंबई में हेडक्वार्टर्ड है, बी शिवरमन कमेटी से उसको लाया गया था। प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ हो गए, या पीएम यहाँ पर देखोगे, सॉरी पीएम से रिलेटेड, पीएम फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। ये चीज़ें क्लियर है आपको? समझ में आ रही हैं? तो फिर आगे चलते हैं हम लोग। कमेंट बॉक्स में फटाफट बता दीजिएगा। तो अभी 1.6 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 2 लाख कर दिया गया, इंक्रीज़ कर दी लोन की लिमिट, ये सारी बातें टारगेट कर रहे हैं जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको किया जा रहा है। इससे वो एक क्वालिटी सीड्स परचेज़ करेंगे, उनका जो यहाँ पर मैने हेल्प हो सकता है रिस्क मैनेजमेंट में, और यहाँ पर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस उनको लाया जाएगा। तो इसके अलावा जो मैंने आपसे बोला था कि मॉनेटरी पॉलिसी दिसंबर में आई थी, उसके क्या-क्या आउटकम थे, ये सब आपके सामने आपको देखने को मिलेंगे कि रेपो रेट यहाँ पर जो है अनचेंज रखा है 6.5 के साथ में। जीडीपी ग्रोथ रेट को यहाँ पर 7.2%, देखो रिवीजन हो रहा है हम लोग का, बोलो हाँ या ना? 7.2 से कम करके 6.6 कर दिया गया है। जीडीपी फोरकास्ट 25 के लिए यहाँ पर जो है 7.3 से कितना 6.9 कर दिया गया है। इन्फ्लेशन फोरकास्ट 2025 के लिए 4.8% रखा गया है यहाँ पर। आई होप मोल हंटर एआई यहाँ पर लॉन्च किया गया है, किसके लिए? कॉम्बैट द डिजिटल फ्रॉड। उसके अलावा यूपीआई को यहाँ पर जो है स्मॉल फार्मर्स सॉरी स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए लॉन्च किया गया। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज क्लास में कई बार डिस्कशन कर चुके हैं। तो देखो यहाँ पर सारी की सारी जानकारी आपको रिसेंटली देखने को मिलेगी। तो जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र है प्रोफेसर अजय सूद, उन्होंने इंडिकेट किया है कि फ्यूचर फेज़ जो है उसको यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। प्राइवेट हायर 1 मिनट, ये शायद दूसरे क्वेश्चन का ऐड हो गया है। क्लियर है? हायर एजुकेशन से तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ रहा है। ये भी क्वेश्चन हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं। एक्चुअली क्या है कि लास्ट दिसंबर का जो लास्ट आपका वीक रहा, उसमें जितने भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, उन्होंने अपना जो है ईयर ऑन ईयर का जो भी अचीवमेंट है, वो यहाँ पर रिलीज़ कर रही हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने यहाँ पर एक पीआईबी के थ्रू पूरा कंपाइलेशन 1 साल का निकाला है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? ठीक है? तो उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पर अभी देखिए आ गए। तो यहाँ पर नेक्स्ट बात करी जाए, तो आपको देखने को मिलेगा कि इंडियन गवर्नमेंट हैज़ मेड सिग्निफिकेंट स्ट्राइड। स्ट्राइड का मतलब ये होता है कि भाई एक तरीके से प्राप्त किया है, ठीक है? बढ़त प्राप्त करी है। एनर्जी लैंडस्केप में, जहाँ पर हम लोगों ने एक टारगेट रखा है कि 2030 तक हम लोग जो है 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल से क्या करेंगे? कमिटमेंट करेंगे, अचीव करेंगे। क्लियर है? 2024 की अगर बात करी जाए, तो 200 गीगावाट हम लोग यहाँ पर जो है अचीव कर चुके हैं। क्लियर हो गया? यहाँ पर तो चीज़ें क्लियर है, ये मैं लास्ट टू लास्ट के लेक्चर में बता चुका हूँ। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, हाउ मच इन्वेस्टमेंट किया गया? और ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका सितंबर का या उसके पहले का जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो नेशनल यहाँ पर एक्चुअली नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन के लिए 8 लाख करोड़ रुपए 2030 तक के लिए क्या किए जा रहे हैं? इन्वेस्टमेंट किया जाए। क्लियर है? बोलो हाँ या ना? तो क्वेश्चन को अभी क्या अलग-अलग आयामों से हम 360 व्यू से यहाँ पर चीज़ों को हम लोग समझते हुए इस बैच में पढ़ते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लिया जाए, ठीक है? क्योंकि आप देखोगे तो अभी तक हम लोगों ने 214 गीगावाट नवंबर तक हम लोगों ने यहाँ पर जो है 214 गीगावाट हम लोगों ने अचीव कर लिया। टोटल रिन्यूएबल कैपेसिटी कैपेसिटी इंस्टॉल की जा चुकी है। अभी रिसेंटली ही आपको पता होगा पहला सोलर विलेज बना है गुजरात का, ठीक है? एम से नाम है, ज़रा कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना, ठीक है?
सोलर विलेज बनाया गया है, ठीक है, गुजरात का बॉर्डर के पास में। फिर यहाँ पर बात की जाए 14% का इंक्रीज पिछले साल से देखने को मिलेगा, ठीक है। सोलर कैपेसिटी 94 गीगावाट हो चुका है। इंस्टॉलेशन प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, मुफ्त बिजली योजना, यस वेरी गुड, मसाली विलेज, ठीक है। उसके अलावा बात यहाँ पे नेशनल हाइड्रोजन का जो आउटले रखा है वो 600 करोड़ रुपए रखा है, लेकिन आने वाले समय तक हम लोग 8 करोड़ रुपए यहाँ पर जो है 8 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर जो है इन्वेस्ट करेंगे। इससे 6 लाख जो है जॉब्स क्रिएट होंगी, गवर्नमेंट का ऐसा अनुमान है। और 2030 तक हम इसमें जो है 8 लाख रुपए तक जो है इन्वेस्ट कर देंगे। मेजर प्रोजेक्ट बहुत सारे चलाए जा रहे हैं। रिसेंटली अगर बात करोगे तो फर्स्ट पावर ग्रिड ओपन किया गया है कहाँ पर? लक्षद्वीप में, क्लियर है। राजनांदगांव में भी यहाँ पर जो है लार्जेस्ट सोलर फैसिलिटीज को भी लॉन्च किया गया है। तो ये आपको नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत, क्लियर। इंटीग्रेशन ऑफ एंगेजमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीट एक्सपो री इन्वेस्ट हुआ है ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर। टारगेट हम लोगों ने 500 गीगावाट को रखा है नॉन फॉसिल फ्यूल के लिए, क्लियर है। देखिए सारी चीजें क्लियर हो रही हैं आपको? जल्दी से मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा। चलिए वेरी गुड, स्टेप बाय स्टेप चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। माइलस्टोन जो हम लोगों ने अभी तक जो अचीव कर लिया है वो 214 गीगावाट तक अचीव कर लिया 2024 में। इसके अलावा सोलर इंस्टॉलेशन हो चुका है, जैसे कि बात करी जाए प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत, जो कि आई थिंक फरवरी में ही लॉन्च किया गया था, इस फरवरी में 2024 के। अभी तक एक जो टारगेट है हमारा वो 1 करोड़ घरों में यहाँ पर लॉन्च करने का है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि दिसंबर तक हम लोगों ने यहाँ पर कितने, ये भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, कितने इंस्टॉलेशन प्रधानमंत्री सौर घर योजना के तहत किए जा चुके हैं? क्वेश्चन में आंसर करिएगा फटाफट। ये मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो आपसे पूछने का हकदार हूं मैं, यस और नो, ठीक है। तो ये ईयर एंड रिव्यू आया है 2024 के लिए। अब आप देखोगे ये बहुत सारी बातें मैं अभी आपके सामने करके ही आया हूँ, यस और नो, बताइए क्या मैंने ये बातें करी? 27 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी से ऐड किया गया है 2024 में। सोलर एनर्जी कैपेसिटी जो है 94.17 गीगावाट 2024 में लॉन्च की गई, अचीव की गई है यहाँ पे। उसके अलावा विंड एनर्जी से हम लोगों ने 47.96 गीगावाट। उसके अलावा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, 7 लाख घरों का इंस्टॉलेशन 10 महीने में लास्ट हो चुका है। और एवरेज अगर बात करोगे तो यहाँ पर जो है 70,000 आपको जो है गवर्नमेंट यहाँ पे खर्च कर रही है, ठीक है। सॉरी 70,000 घर तक हम एवरेज में चल रहे हैं, क्लियर है। उधर नवंबर में सोलर एनर्जी में हम लोग 94.17 गीगावाट, ऑब्वियसली बात है ये रिपीट हो गया है। लक्षद्वीप में हम लोगों ने पहला सोलर ग्रिड प्लांट लगा दिया है, इनॉग्रेट किया कवरत्ती में, जो कि 1.7 मेगावाट कैपेसिटी का है। 1.4 मेगावाट आपको बीईएसएस में देखने को मिलेगा। समझ में आया ही नहीं है। जनवरी टू नवंबर ऑल अराउंड सोलर एनर्जी कैपेसिटी हमारी इंस्टॉल हो चुकी है यहाँ पर 11.34 गीगावाट की, बताइए। लास्ट टू लास्ट तक ये सारी की सारी स्लाइड्स मैं आपके सामने लेके आया था, नवंबर से कब कब हुई हैं, क्या हमारा अचीवमेंट है अभी यहाँ पर 30 तक कितना रहने वाला है, और ये सारे इवेंट में अलग अलग लेवल पे यहाँ पे डिस्कस किया गया है। बोलिए ये सर नो। तो सारे माइलस्टोन्स, ये सारी चीजें मैं पहले ही आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। आपको सारी चीजें इन्फोग्राफिक्स भी मिलेंगी, प्लस जो भी आपके सामने यहाँ पर जो लैंग्वेज फॉर्मेट है, जिसको बच्चे को लैंग्वेज समझ में आता है, जो चीज़ों को कहानियों के रूप में पढ़ता है, उसको भी यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलेगी। तो तुरंत जल्दी से जल्दी जो है एनरोल करिए नए बैचेज़ में, करंट अफेयर के नए बैंकिंग के बैचेज़, ठीक है? चलिए, बाकी वीकली जो क्लासेस हैं और जो आपकी यहाँ पर बात करी जाए वीकली कंपाइलेशन है, वो भी आपको आता रहेगा। मैं वीकली क्लास यहाँ पर कंपाइलेशन से बेटर जो है 10-10 डेज़ का कंपाइलेशन देने में ज़्यादा बिलीव रखता हूँ, ठीक है? बाकी देख लिया जाएगा कैसे क्या चीज़ें चलती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर बात की जाए। रिसेंटली 1 जनवरी से यूपीआई के कुछ पैटर्न्स चेंज हुए हैं। वो क्या पैटर्न्स चेंज हुए हैं आपको पता है? एक एक्ट आया जिसको हम लोग बोलते हैं पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, जो कि 2007 में आया था, ठीक है? और इसी के बाद में भारत में आ गया एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दिलीप असबे इसके इस समय आपको क्या देखने को मिलेंगे, ठीक है, एमडी देखने को मिलेंगे।
क्लियर है? 2008 में ये आया था। इसके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसमें आपका एक था रुपे कार्ड जो कि 2012 में आया था और नेक्स्ट यूपीआई, ठीक है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है? जो कि 2016 में। क्लियर है? अब इसी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है एक तरीके इसके लिए स्मार्टफ़ोन चाहिए आपको, समझ में आया नहीं आया? तो बिना स्मार्टफ़ोन के लिए यहाँ पर एक ट्रांज़ैक्शनल नई चीज़ बनाई गई थी जिसको बोल रहे थे यूपीआई 123 यूपीआई 123 पे, ठीक है? 123 पे मतलब जो फीचर फ़ोन होते हैं, जिनको अपन आपस में डब्बा फ़ोन बोलते हैं, पुराना वाला फ़ोन फेंक के मारो, तो सर फूट जाए लेकिन फ़ोन ना टूटे। याद आया? ठीक है? तो इस तरीके के फ़ोन हुआ करते थे भाई। उन फ़ोन में भी जिनमें इंटरनेट नहीं होता है, ठीक है? उससे भी यूपीआई पेमेंट की जा सकती है, ठीक है? उसकी लिमिट को बढ़ा दिया गया। समझ में आया? जो कि अभी की डेट में 5,000 से बढ़ाकर 5K से बढ़ाकर 10K कर दी गई। कितनी कर दी गई है? ₹10,000 कर दी गई है। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया? उसके अलावा देखो होता क्या है जो छोटी-छोटी पेमेंट होती है, इसी का एक प्रोडक्ट है यूपीआई का, जो है यूपीआई लाइट। जिसमें जो बड़ी-बड़ी पेमेंट तो आपको क्या होता है बड़ी-बड़ी पेमेंट भी आपके क्या होता है एक तरीके से यहाँ पर जो है ट्रांज़ैक्शन में शो होती है, ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री में शो होती है। तो छोटी-छोटी पेमेंट अगर बात कर ली जाए तो उसके लिए यूपीआई लाइट का भी एक वर्ज़न आता है, जिसकी लिमिट वॉलेट होता है और छोटी-छोटी पेमेंट जैसे आप कर रहे हो, ठीक है? टपरी पे बैठ के भैया चाय-वाय पी लेते हैं, बढ़िया मस्त जो है, उसमें भी आप जो पेमेंट कर रहे होते हो, वो भी आपको जो है आपके बैंक खाते में शो होगी, समझ में आया? वो तो यूपीआई में ट्रांज़ैक्शन में शो होगी। तो लाइट में क्या होता है आप छोटी पेमेंट को लाइट में रख सकते हो, बड़ी पेमेंट को आप यूपीआई की जो मेन एप्लीकेशंस होती हैं या यूपीआई सपोर्टेड एप्लीकेशन लाइक आपका गूगल पे, अमेज़न पे, फ़ोन पे ये सब होती हैं, इनसे आप यूजुअली कर सकते हो। समझ में आया नहीं आया? हाँ, जिसकी भी लिमिट को यहाँ पर क्या है 2000 से बढ़ाकर 5000 कर दिया गया है। क्लियर है? व्हाइल फ्री ट्रांज़ैक्शन लिमिट जो है यहाँ पर जो है मतलब रखने की वॉलेट में जो है वॉलेट में पैसा कितना रख सकते हो? पहले 2000 रख सकते थे उस वॉलेट में, अभी 5000 रख सकते हो और अब यहाँ पर पेमेंट की जो आप एक बार में मुफ्त पेमेंट कर देते हो, उसको बढ़ाकर क्या है 500 से 1000 कर दिया। क्लियर हो गया? एक-एक चीज़ समझ में आ गई? क्या सर यूपीआई की जो पेमेंट थी वो पहले 5 की थी, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है 10 के? ठीक है? यूपीआई लाइट जो वॉलेट है आपका, ठीक है? उस वॉलेट में पैसा रखने की जो सीमा थी, वो पहले 2K हुआ करती थी दैट मीन्स ₹2000 उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है ₹5000 कर दिया गया है और इस वॉलेट से जब तुम ग्रुप पेमेंट करोगे ना, ठीक है? उसको ₹500 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? ₹1000 कर कोई डाउट? मुझे नहीं लगता कोई डाउट पूरा-पूरा सीक्वेंस वाइज़ मैंने पेमेंट्स ऑफ सेटलमेंट एक्ट 2007 से उठा के आपको एनपीसीआई, रुपे कार्ड, यूपीआई के अलग-अलग प्रोडक्ट ये सारे को डिस्कशन करने का ट्राई किया, बताने का ट्राई किया। आई होप दिस वाज़ क्लियर, ठीक है? कितने से कितना कर दिया गया यहाँ पे? ठीक है? 5000 से 10,000 आपके सामने देखने को मिलेगा। ये सारी इंक्रीमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ये मैं बता चुका हूँ और 1 जनवरी से इफेक्टिवली लॉन्च हो चुका है। टोटल 2024 में अगर बात करोगे तो यहाँ पर 246.82 लाख करोड़ रुपए का मतलब 246.82 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन आपको देखने को समझ में आया? इट्स ह्यूज है। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन की बात करोगे, ये तो पैसा ट्रांसफर हो रहा है, वैल्यू। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन की बात करोगे तो 17,220 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए हैं। समझ में आ रही बात? डेटा है, डेटा को इस तरीके से टेबल करके पढ़ो, इसीलिए टेबल आ रही है आपके सामने। बाकी यहाँ पर रिसेंटली यहाँ पर क्या किया यूपीआई एक्सटेंड मार्केट शेयर कैप जो है डेडलाइंस को यूपीआई एप्लीकेशन के लिए यहाँ पर 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। रिसेंटली यहाँ पर एनपीसीआई की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर क्योंकि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसने यूपीआई की जो लिमिट है उसको 2 साल दिसंबर तक यहाँ पर इंक्रीज कर दिया 2020 तक यहाँ पर कर दिया है। क्लियर है? बोलिए। ये न्यूज़ जब देखते हो तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको इसी के अंदर आंसर मिल जाते हैं, इसी के अंदर आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जब आपको पता लगेगा धीरे-धीरे, ठीक है? जैसे-जैसे आप पढ़ते जाओगे इंडिया में, ठीक है? नवंबर में जो है इतने मिलियन ट्रांज़ैक्शन हुए, इतने करोड़ का ट्रांज़ैक्शन हुआ। इसके अलावा ये सारी-सारी 2022 से रिलेटेड भी बात करी जाए। क्लियर है? अगली बात करी जाए यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए।
ये है अब एनपीसी। अब आप यहाँ पे देखो एनपीसीआई का पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने है, सारे प्रोडक्ट आपके सामने। 2008 में लॉन्च किया गया एनपीसीआई, बोलिए यस और नो। हाँ, 2008 में। मैंने आपको बताया पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है सर? मुंबई में हेडक्वार्टर है, 2008 में लॉन्च किया गया है। इसके अलावा बात करोगे पेमेंट इंडस्ट्री में काम करता है, ओनर कौन है? आरबीआई है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अल्टीमेटली यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी है। की पीपल कौन है भाई साहब? की पीपल आपको देखने को मिलेंगे, नरेंद्र मोदी सर हैं, और उसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर हमारे, उसके अलावा दिलीप असबे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए जरा प्रोडक्ट देख लेते हैं, ठीक है। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। इंटरव्यू में, बैंकिंग के इंटरव्यू में एनपीसीआई से पूछे जाने वाले प्रोडक्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। समझ में आया? इंटरव्यू जो होता है, चाहे वो आईबीपीएस पीओ हो, आरआरबी पीओ हो, या आपके एसबीआई पीओ हो, या अदर जितने भी बैंकिंग या इंश्योरेंस रिलेटेड इंटरव्यूज हैं, उसमें कई बार बच्चों से प्रोडक्ट पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, भीम, भीम यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, भीम का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरा क्या होता है और कब लॉन्च किया गया। यूनिक ट्रांजैक्शन, यूनिक ट्रंकेशन, सॉरी चेक ट्रंकेशन सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं सीटीएस, ठीक है। डिजिटल रूपी, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज आईएमपीएस, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, नेशनल कॉमन मोबिलिटी स्विच, एनयूयू सर्विसेज, क्यूएसएएम जिसको हम लोग क्वायरी सर्विस ऑन आधार मैपर बोल देते हैं, रुपए जैसे मैंने अभी आपको बताया, यूपीआई, भारत क्यूआर, यूपीआई लाइट और यूपीआई 123। बोलिए सारे प्रोडक्ट गिना दिए। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो ये आपको नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि हम लोगों ने कितना ट्रांजेक्शन किया है पिछले साल के मुकाबले, अगर देखोगे तो कितना 35% इंक्रीज हो चुका है। अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10। रिसेंटली सूर्य किरण एक्सरसाइज जो है वो 31 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी के बीच में यहाँ पर कंडक्ट कराई जा रही है, नेपाल में कंडक्ट कराई जा रही है, और 18वीं 18th हमारा जो है ये एडिशन होने वाला है। जो सूर्य किरण एक्सरसाइज है वो इंडिया और नेपाल के मध्य आपको देखने को मिलती है, और नेपाल के कौन से जगह पर आपको देखने को मिल रही है? नेपाल में आपको स्पेशली देखने को मिल रही है ये, कहाँ पे? नेपाल में खाली जहांदी, नेपाल में आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर है? बोलिए सब लोग। 31 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी के मध्य आपको देखने को मिलेगी, और 13th यहाँ पर इस बार का जो है क्या होने वाला है, एडिशन होने वाला है। क्लियर? ठीक है। इससे पहले नवंबर दिसंबर 2023 में, पिछले साल पिथौरागढ़ में लॉन्च की गई थी, ठीक है। जंगल वॉरफेयर, काउंटर टेररिज्म, HADR पे यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। चलिए थोड़ी और एक्सरसाइजेस के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। 18th एडिशन आपको देखने को मिल रहा है, और यह है सूर्य किरण एक्सरसाइज। और हाँ से पूछ सकता है इंडिया की तरफ से 11th गोरखा के 334 यहाँ पर जो है जवानों को, पर्सनल्स को यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए भेजा गया है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। चलिए अगली बात आपके सामने है, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपके सामने, और भी बहुत सारी हैं, जैसे इंदिरा, इंडिया और रशिया के बीच में। जस्ट लिंक, इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के बीच में, ठीक है। समुद्र शक्ति, इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में। कॉर्पेट, इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। सिनायू मैत्री, इंडिया एंड जापान के बीच में। धर्मा गार्डियन, इंडिया एंड जापान के बीच में। आईमैक्स, इंडियन म्यांमार नवल एक्सरसाइज बोलते हैं इसको, ठीक है। नोमैडिक एलिफेंट, इंडिया एंड मंगोलिया के बीच में। इक्विवेलेंट, इंडिया एंड मालदीव्स। समुद्र लक्ष्मणा, इंडिया एंड मालदीव्स। कज इंडिया, कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में, ठीक है। सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड मैरीटाइम एक्सरसाइज, SITMEX। क्लियर है? सिट मैक्स, सेट मैक्स पर पढ़ लेना, ठीक है ना। हाँ, वहां तो बस एक ही वो आती है ना, कौन सी? भानु प्रताप सिंह, है ना, सूर्यवंशम। चलो अगली बात कर लेते हैं, बात में। नेक्स्ट यहाँ पे बात करी जाए तो विनबैक्स, ठीक है, इंडिया एंड वियतनाम।
नेक्स्ट मालाबार, इंडिया, यूएसए एंड जापान, ठीक है? इंडिया, यूएसए एंड जापान, ऑस्ट्रेलिया, क्वाड्स, पता है ना? ठीक है? मीटिंग कहाँ पर हुई है? क्वाड्स की मीटिंग इस बार कहाँ पर हुई है, ये आप बताओगे, क्लियर है? 2024 की मीटिंग कहाँ पर हुई है? 2025 की मीटिंग कहाँ पर होने वाली है, ये भी बताओगे, क्लियर है? कमेंट बॉक्स में, ठीक है? गरुड़ा, इंडिया एंड फ्रांस, शक्ति, इंडिया एंड फ्रांस। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। और यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ से रिलेटेड की बात करी गई है। लास्ट ईयर पिथौरागढ़ में हुआ था आपका, उत्तराखंड में 24 से लेकर 7 दिसंबर। क्लियर है? बोलो यस और नो। सारी एक्सरसाइज मैंने यहाँ पर रिवाइज कराने का ट्राई किया है। आप बकायदा इसको अच्छे से रिवाइज करिए, और इसकी जो भी पेड बैच में है वो क्या करेंगे, इसकी लिस्ट बनाएंगे कि रिसेंटली 2024 की ये सारी एक्सरसाइज किस लोकेशन पे हुई है। समझ में आया? ठीक है, विथ डेट। ठीक है, यहाँ पर डेट एंड लोकेशन, ये आप जो है रिप्लाई करके बताओगे, क्लियर है? ठीक है, बहुत सारी चीजें मैं आपको कंडक्ट करवाता हूँ, बहुत सारी चीजें आपसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि आप हर बताएं। देखिए, यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है कि आपको जो है पूरी तरीके से जो है चांदी की चम्मच में चीजें पकड़ा दी जाएंगी। गुरु देखो, मेहनत, ठीक है, सिलेक्शन आपको लेना है, मेहनत आपको हमको दोनों को मिलकर करनी पड़ेगी, ये बात जानिए। थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा आप आगे बढ़ेंगे, इस तरीके से चीजें आपकी चलती रहेंगी। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है आज का। रोमानिया एंड बल्गारिया बिकम ज्वाइन द यूरोपियन यूनियन स्किज्म जोन। एक्चुअली स्किज्म जोन है क्या? ये 1990 के आफ्टर बनाया गया था। एक्चुअली इसको इसलिए बनाया गया था ताकि वीजा फ्री ट्रैवल हो सके, वीजा फ्री ट्रैवल हो सके अक्रॉस द यूरोपियन कंट्रीज। समझ में आया? रिसेंटली इसमें कौन कौन जुड़ा है भाई? रोमानिया एंड बल्गारिया जुड़ चुके हैं, ठीक है? ईयू फ्रेमवर्क में यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लिखा हुआ, दिस डेवलपमेंट अलाउ रेसिडेंट बोथ कंट्रीज ट्रैवल फ्री अक्रॉस द बॉर्डर विदाउट passport checking, enhancing the mobility, foster the closer ties between within the Europe। ठीक है, तो रोमानिया एंड बल्गेरिया यहाँ पे सिंगजिन जोन के, यहाँ पे शेजिंग जोन के यहाँ पर जो है कंप्राइज करने के बाद में 18th कंट्री यहाँ पर आपको देखने को बन चुके हैं। ठीक है, अगली बात बात करी जाए तो इसका एस्टेब्लिशमेंट 1995 में यहाँ पर क्रिएट किया जा चुका है। तो ये इसके जो है इंटरनेशनल ट्रैवल को इंकरेज करने के लिए यहाँ पर जो है बल्गारिया बिकम फुल्ली मेंबर। क्लियर है? 2007 में यहाँ पे, अच्छा अभी यहाँ पे ईयू का डिस्कशन हुआ है, बार बार ईयू आ रहा है, यूरोपियन यूनियन। तो ये क्या है, कब बनाया गया, इसके करंट चेयरपर्सन कौन है, ये भी आप मुझे जो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, 2007 में ही जुड़ने पर बात चल रही थी, लेकिन ऑस्ट्रिया नामक कंट्री जो है उसने क्या किया, अपनी वीटो पावर का यूज कर लिया था, तो अभी यहाँ पर जोड़ लिया गया इसे। क्लियर? चलिए, ये आप मैप में देख सकते हैं। तो जितनी आपका ब्लू कलर में कंट्रीज आपको दिखाई दे रही है, जितनी भी आपको ब्लू कलर में कंट्रीज दिखाई दे रही हैं, दे आर सिंगजिन एरिया में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ईयू में है। नॉन ईयू में आप नॉर्वे को देखोगे। ठीक है, फ्यूचर में ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में नॉन सिंगजिन कंट्रीज जो फ्यूचर में जुड़ने वाली है, लाइक रोमानिया एंड बल्गेरिया, ऑब्वियसली बात है, अभी जुड़ गया है। क्रोएशिया पे बात चल रही है। साइप्रस अभी मेंबर नहीं, आने वाले भविष्य में देखना हो सकता है बन जाए। क्लियर है? ये सारी बातें हम लोगों ने देख लिया। लग्जमबर्ग सिटी में आपको सिंजिंग एरिया देखने को मिलता है, वहीं पर इसको जो है एक तरीके से लाया गया था। जो है सिंजिंग एरिया एस्टैब्लिश इन 1985 इन सेंजिंग, यहाँ पर बात कर लो तो एग्रीमेंट के तहत यहाँ पर लग्जमबर्ग टाउन में आया गया था। 1990 में इसका एक एग्रीमेंट कन्वेंशन साइन होता है, और 2007 में ही में यहाँ पर जब बल्गेरिया रोमानिया जुड़े थे तभी आ गए थे, बट यहाँ पर जो है एक तरीके से ऑस्ट्रिया ने वीटो पावर का यूज किया 2022 तक। बट अभी यहाँ पर देखोगे तो ये रिसेंटली 2024 में जुड़ चुके हैं, 2025 में नए मेंबर बन चुके हैं। ट्रैवल जो है फ्रीडम देता है यहाँ पर ये। ठीक है, पार्शियली अल्टीमेटली यहाँ पर जो है आपको इंक्लूजन हो चुका था पहले। फ्यूचर ऑलरेडी बात है, क्या इम्प्लीकेशंस देखने को क्या मिलेंगे। अल्टीमेटली क्या है, यहाँ पे जो सिटीजन है उनको वीजा फ्री ट्रैवल करने को मिले। ठीक है, सिक्योरिटी पर्पज पे बॉर्डर जो है वो थोड़ा कंसर्निंग एक यहाँ पर ड्रॉबैक है, बाकी सब ठीक है। क्लियर है? बॉर्डर होने नहीं चाहिए यार वैसे तो। ये तो हम लोगों ने बनाया ना, नेचर ने तो ऑब्वियसली बात है बॉर्डर नहीं रखे ना। ठीक है ना? बट कोई बात नहीं, ठीक है, इस तरीके से सभी देश
बॉर्डर फ्री हो, ठीक है? सभी लोगों को क्या मिले यहाँ पे? ये सब बुद्धि मिले धीरे-धीरे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? मनीष सिंघाल, इनको रिसेंटली एसोचैम का, ठीक है? एसोचैम यहाँ पर है, ठीक है संस्था, उसका यहाँ पर रिसेंटली क्या बनाया गया है? नया सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर, ठीक है? 1920 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। इसका काम जो है वो क्या है? एडवाइजिंग, एडवोकेटिंग करना इंटरेस्ट ऑफ इंडियन बिज़नेस कम्युनिटी, इंडियन बिज़नेस कम्युनिटी और इनको सबको आपस में रखे। अच्छा, इसके पहले कौन थे? इसके पहले जो थे दीपक सूद थे। यहाँ पर इनको रिप्लेस किसने किया है यहाँ पे? वो मनीष सिंघल ने यहाँ पर इनको रिप्लेस किया। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। जल्दी बताइएगा। ठीक है? लेकिन संजय नायर जो है इसके चेयरपर्सन है। एसोचैम के जो चेयरपर्सन है वो संजय नायर सर आपको देखने, एक सेकंड जरा यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, तो मनीष सिंघल बनाए गए, दीपक सूद इसके पहले प्रीवियस जनरल सेक्रेटरी जनरल आपको देखने को मिलेंगे। 35 साल का इनके पास एक्सपीरियंस है। इसके पहले ये फिक्की के भी, ठीक है, यहाँ पर डेप्यूटी सेक्रेटरी रह चुके हैं। एसोचैम को 1920 में बनाया गया था। अगर बात करी जाए यहाँ पे तो बहुत सारे और भी हैं, जैसे कि रिसेंटली डीबीएस बैंक, जो राकेश शर्मा है वो डीबीएस सिंगापुर बैंक प्राइवेट बैंक है, फॉरेन बैंक है। उसके यहाँ पर जो है इंडियन यहाँ पर सीईओ बनाए गए हैं, ठीक है? उसके अलावा अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे तो अरुणीश चावला, ठीक है? अरुणीश चावला, उसके अलावा ये अ, रामा सुब्रमण्यम, ये जो है रिसेंटली आपके जो है नेशनल एनएचआरसी, हाँ, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के यहाँ पर नए जो है चेयरपर्सन बनाए गए हैं। क्लियर है? बोलो हाँ या ना? ठीक है? ये है। अवनीश चावला जो है न्यू रेवेन्यू यहाँ पर रेवेन्यू सेक्रेटरी बनाए गए हैं। क्या बनाया गया भाई? रेवेन्यू सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। तो देखो बहुत सारे अदर ऑप्शंस पे भी मैं अभी यहाँ पर आने लगा हूँ, ठीक है? इसके अलावा अगर आप बात करोगे तो और भी नए रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुए हैं। उनको अगर आप देखना चाहते हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे अगर डीजीसीए के, ठीक है? ठीक है? डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उसमें यहाँ पर फैज़ अहमद किदवई को बनाया गया है, ठीक है? फैज़ अहमद किदवई सर को यहाँ पर रिसेंटली अपॉइंट किया गया है। उसके अलावा बात कर लो यहाँ पर यूआईडीएआई, ठीक है? यूनिक आइडेंटिटी, ठीक है? अथॉरिटी ऑफ इंडिया आई थिंक, ठीक है? यही है इसका नाम, ठीक है? क्लियर है? जिस दिन भी मुझे कुछ डाउट होगा मैं उसको ऑब्वियस सी बात है या तो पढ़ाऊँगा नहीं, या तो मैं आपसे खुद में बोलूँगा कि आप उसको एक बार जो है देख लेना। क्लियर है? मैं डाउट का कोई भी रेशा नहीं रखना चाहता अब तक, ठीक है? यहाँ पर क्या है भाई? भावेश कुमार, ठीक है? भावेश कुमार रिसेंटली अपॉइंट हुए। तो अपॉइंटमेंट की भी एक लिस्ट आती है हमारी, ठीक है? वो भी पीडीएफ आपको मिलना शुरू हो जाएगी, जो भी पेड बैच में आएगा, ठीक है? और उसके अलावा फिर आप जो है जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके। इस तरह की डीप नॉलेज जो कि अलग-अलग एस्पेक्ट में मैं बताता हूँ, ये सारे के सारे आपको चीज़ें यहीं पर मिलेंगी। जीएस विद संजय सर के यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि एक इनिशिएटिव है अंडर दी सिविल्स गुरुकुल, आने वाले भविष्य। चलिए, चले जाए। तो यहाँ तक हम लोगों ने आज के करंट अफेयर कवर किए, यहाँ तक की चीज़ों को हम लोगों ने जाना। इम्पोर्टेंटली आपको अ, एन्जॉयमेंट हुआ होगा। आई होप आप सभी ने चीज़ों को एन्जॉय किया होगा। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, कमेंट बॉक्स में सारे के सारे आंसर्स करना शुरू करिए और जिन लोगों ने भी कमेंट बॉक्स में रिप्लाई किया, उनको मैं पर्सनली उनके आंसर्स को यहाँ पर जो है स्टार मार्क करूँगा या फिर जो है लाइक करूँगा। क्लियर है? चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।